अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह कल की आंधी के बाद आज की सुबह क्या ज़बरदस्त आंधी चली है कल। मुझे तो गुस्सा आ रहा है जिस शख्स को मैं देख रही हूँ अपने गेट घर के बाहर पाइप लेके खड़ा हुआ पानी जाया कर रहा है। तो मैंने उनको बताया भाई बारिश हो जाएगी आज फिर शायद। अच्छा हाँ, आज क्योंकि 2 दिन का था। हाँ, तो फिर कहते हैं, फिर आगे से मुझे किसी ने कहा वो फलां साहब आ रहे हैं। मैंने कहा साहब को नहीं पता मुल्क में दुनिया में पानी खत्म हो गया है, ये बहाने के शशके वशके करने की जरूरत नहीं है, बारिश होगी ना यार, धुल जाएगा। कौन साहब आ रहे थे जिनके लिए धुलाई हो रही थी इतनी? अब नाम नहीं ले सकती ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई साहब आ रहे थे जिनके लिए धुलाई हो रही थी। भाई बारिश होने वाली है, बारिश हो जाएगी, सब धुल जुल जाएगा। अच्छा, लेकिन बस अब क्या कर सकते। और वो कल इस कदर शदीद आंधी कि कई अफराद उसमें जहाँ भाग हुए बेचारे, बहुत ज़्यादा लोगों का बड़ा मसला हुआ है। और अचानक से ये बारिश की प्रेडिक्शन आई, कोई ऐसा था नहीं कि जी बारिश होगी, बस अचानक से प्रेडिक्शन आ गई भाई 2 दिन बारिश होगी। चलो जी, अब जो बारिश, अच्छा पूरा दिन मैं सोचता रहा कि बारिश अभी हुई नहीं। बहुत शदीद गर्मी थी। ऐसी गर्मी मैं यही सोच रहा था, कुछ नहीं हुआ कल। एक्चुअली असल में इस मरतबा जो गर्मियां हैं उसका पहला दिन कल था मेरे हिसाब से। तो कल की जो गर्मी थी ना, वो आगाज था गर्मियों का। बड़ी शदीद गर्मी थी वैसे। भाई ये जो अगले 5 साल हैं इनके लिए साइंसदानों ने प्रेडिक्शन कर दी है। और वो प्रेडिक्शन क्या है कि ये 5 साल ज़मीन की तारीख़ के गर्म तरीन साल होंगे। वो जो हम कहते हैं ना कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़मीन का टेम्परेचर एक होना चाहिए आइडियल टेम्परेचर, वो क्रॉस कर जाएगा। ये अगले 5 सालों के लिए पेशगोई है। हाँ, और हम पानी से जगह धो लेते हैं। हम वो छिड़काव नहीं होता, शाम को खड़े हैं छिड़काव कर रहे हैं। हम है, हमारी जेब में बम है, बस ये कराची में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, हम है हमारी जेब में बम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कोई बैद नहीं है। और वो अपने ऊपर फोड़ेंगे बस हम ये। हाँ, और क्या, बस यही वो हमारे अपने ऊपर ही है। क्योंकि इंसान अपने लिए खतरनाक हो जाता है। इंसान की बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं कि वो सोचे समझे बगैर करता है और फिर वो अपने लिए ही नुकसानदेह साबित होती है वो चीजें। अच्छा, और मजे की बात है कि खैर पानी और पाइप देख के तो मुझे वैसे ही एक ऐसी गर्मी सर पे चढ़ी हुई है कि मेरा तो बस भी चल रहा है। तो आपके ऊपर पानी डाला जाए, असल जगह ये है क्या कि मैं ना जब मतलब घर से निकल रही थी तो वहाँ पे वो गेट वेट थोड़ा बंदा ना पानी से धो रहा है। अच्छा, अब उनके घर जो साथ वाला घर है उनकी सीढ़ियाँ हैं, तो वो सीढ़ियाँ धो रहा था। तो मैंने कहा चाचू बारिश हो जाएगी आज, तो आप किसके लिए ये धो रहे हैं? तो उसने कहा वो साहब आ रहे हैं साहब। अच्छा, खैर इतनी देर में कहीं से साहब वाकई तशरीफ ले आए। अच्छा, अब वो साहब जब तशरीफ ले आए तो अकल मत जब मारी जाती है साहिबान को देख के, तो उसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। पानी छिड़क रहा था, ठीक है, पानी छिड़क रहा था, नहीं पानी छिड़क रहा था। सांप की गाड़ी देखी, गेट के आगे रुकी है ना, तो वो उसने ऐसे ही पाइप फेंका है। बंद करने की तो हम तो खोल देते हैं ना हर चीज, तिजोरियों के मुंह खोल दिए, फिर बंद करना भूल जाते हैं। खोला होगा जाके, तो वो नहीं गेट खोलने चला गया। और पाइप का पानी ऐसे ही फेंक के, और वो पाइप चले जा रहा है और बड़ा मोटा उसका पाइप था, प्रेशर भी उस पानी का। मेरे दिल पे जो गुजरी ना छुरियां चली कि लोग कतरे कतरे के लिए तरस रहे हैं, उनको प्यास में पानी नहीं मिल रहा। आप थर की हालत अब देखें जाके, जो लोग बेघर बैठे हैं वहां पर, थर हो गए, और जो भी हमारे सिंध के इलाके हैं जो जिनमें फ्लड्स आए हुए हैं। मुझे तो बस एक अजीब सी कैफियत में मैं तारी हो गई। दिल में रखी है कि मैं उस सांप को उठा के कहीं पटक दूं, लेकिन मैं जो है बस क्या ही करती हूँ। उस बंदे ने जब कहा ना बजी साहब आ रहे साहब, ठीक है साहब को आने दो, बस साहब को आने दो बस। फिर तो बस अब हम सांपों के जाने का इंतजार करेंगे कि ऐसे सांप फिर कभी ना आए और कहीं ना आए। लेकिन आप एहसास करें, और ये हर घर का वतीरा है, और बहुत जगहों पर ये काम होता है कि खामखा शाम को पाइप लेके बंदा उनका खड़ा हो जाता है। भाई क्यों आपने बंदा दिखाना है? आप उसको वैसे गेट के बाहर खड़ा कर दें कि हाँ भाई हमारे घर में भी बड़ा मुलाजिम है। खामखा लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, वो उसी कुएं से या उसी पॉन्ड से पानी पी रहे हैं जहां से कि उनके जानवर पानी पीते हैं। तो आप एहसास करें, हम मिनरल वाटर की बोतलें खरीदते हैं, हमारे घर में आ जाती है ना, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती पानी खत्म तो नहीं हो गया, पानी आ रहा है। ये सवाल हमारे लिए बड़ा अनोखा है। ये एक वक्त आएगा कि जब हम ये सवाल भी पूछेंगे कि पानी आ रहा है, पानी तो नहीं खत्म हो गया। चलो ये कुछ इलाकों में भी ये होता है, मोटरें लगा दो, शाम को 7 बजे पानी खत्म हो जाएगा। तो आप तो अल्लाह के सजदे में गिर जाएं और आप कुछ एहसास करें औरों का भी
कि जो पानी जाया करने वाली आवाम है, मैं तो कहती हूँ उन पे सख्त जुर्माने, इनको तो जेल के अंदर फेंके लोग जो ये काम कर रहे हैं। ये बात है, सही है भाई, जब तक जो है वो सख्ती नहीं होगी उस वक्त तक मामला सही नहीं होगा। तो बहरहाल पानी बचाएं अपने लिए, और साहिबान को भी, ऐसे साहिबों को फेंके इधर, काम करने वालों को नहीं, ऐसे साहिबों को फेंके। तुम लोग मना नहीं करते हो, तुम लोगों की आओ भगत में वो लोग पानी बहाते हैं। चलो ये जरूरी, पानी की कहानी हो गई, अब जरा न्यूज़ की कहानी देख लेते हैं। 60 सेकंड न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आज बलूचिस्तान में अहम मुलाकात। ईरान से बिजली दरामद करने के मंसूबे का भी इफ्तिताह होगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में हैं, हमारे हवाले किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को सखर जेल भेज दिया गया। अली जैदी जैकबाबाद जेल में। मलिका बुखारी, अली मोहम्मद ख़ान, शीरी मज़ारी दोबारा गिरफ्तार। पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिख दिया। जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार की वालिदा इंतकाल कर गईं। फोटोग्राफर्स की जानिब से गाड़ी का ताक़ुब, हैरी और मेघन खौफनाक हादसे से बाल बाल बचे। मौलवी अब्दुल कबीर अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर। और आइंदा 5 बरस गर्म तरीन होंगे। आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की हद से तजावुज़ करने का इंतबाह। जी तो ये थी जी 60 सेकंड न्यूज़ में दुनिया भर की खबरें। मौलवी अब्दुल कबीर साहब अफगानिस्तान आ चुके हैं। अब देखते हैं कि उनके आने के बाद क्या तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल अल्लाह करेगा कोई मुस्बत तब्दीलियां आए जरूर। हाँ, क्योंकि जो ज़ाहिर है मामला जिस तरह के वहाँ चल रहे थे, तालीम के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनके ऊपर बस कर दें, बस ये मामला थे ना ख़राब। हमारे बारे में अफगानिस्तान से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान की अंदर की हालत तशवीशनाक। तो ये अफगानिस्तान कंसर्न्ड, ये तो वो हो गया कि खुदा का खौफ करें, मतलब बात है कि करा लो इधर बिठा के किसी से। ये तो वो मुहावरा हो गया कि छलनी ने सुई से कहा कि तेरे पेट में छेद है। जी जी, आप जरा अखबारात उठा के देखें तो आपको एहसास होगा कि भाई क्या है इसमें, क्या है। ठीक है, उनसे जवाब नहीं दिया कि भाई आप जरा अपने घर की मतलब, लेकिन मैं ये पेशगोई कर दूं जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, एक वक्त आएगा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी हम पैसे भीख मांग रहे होंगे। वो भी एक वक्त में इतने प्रॉस्परस हो जाएंगे। अफगानिस्तान का खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन हालात है वो। तो यहाँ पर जो अफगान बाशिंदे आए हुए हैं उनके पास देखें डॉलर्स की कितनी तादाद मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़े बड़े घर जो हैं वो रेंट पे लिए हुए हैं, लाखों के उनके घरों के किराए हैं और बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। ये नहीं उस वजह से हमारी इकोनॉमी में लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई है ना, क्योंकि आप रेंट पर लेने के लिए जाते हैं घर तो वो महंगा हो गया है। क्यों पूछते हैं आप कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं जी वो अफगानी आए हुए हैं तो वो बहुत पैसे दे रहे हैं, तो रेंटल वैल्यूज जो है वो बढ़ गई हैं। और एक वक्त आएगा, एक वक्त बिल्कुल आएगा कि हमारे यहाँ मंसूबे जो हैं वो हम उनकी इमदाद तो खैर नहीं, लेकिन उनसे हम लोन शोन लेके बोरोइंग करके ये ममालिक भी उठ जाने थे। असी उथे ही हैं। चले खैर नहीं, आपको एक खबर सुना देते हैं। एक अहम खबर आई है वैसे ये, और ये एक सीरियस नौयत की खबर है। अमरीकी हुकूमत की सालाना रिपोर्ट जो है वो एक आती है, उसमें PDM की हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है कि वो इमरान खान के खिलाफ ब्लास्फेमी कार्ड जो है वो खेल रही है। और वाशिंगटन से जारी इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि कई सियासी रहनुमाओं ने अपने सियासी हरीफों के खिलाफ इश्तियाल दिलाने वाली जो मजहबी ज़बान है उसका इस्तेमाल किया है। यानी कि आप किसी की जान को अपने जिसको कहते हैं ना सियासी मफादात के लिए जान से उसकी खेल रहे हैं, उसको आप खतरे में डाल रहे हैं। रिपोर्ट में नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया है, जो कि आपको याद हो तो हमारे स्टेट ब्रॉडकास्टर पर नशर हुई थी PTV पे, और जिसमें इमरान खान के खिलाफ उन्होंने मजहबी नौयत के बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे। और अच्छा, ये एक न्यूज़ जो है वो भारत के हवाले से भी आई थी। और भारत के हवाले से आई थी कि भारत में जो मजहबी आज़ादी है उसके हवाले से भी बड़ी तशवीश है अमेरिका को। और उन्होंने ये कहा था कि जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं उस पर बहुत तशवीश है उनको, और उनको चाहिए कि भाई वो अपने मामला जो है वो सही करें। अच्छा, फिर फजलुर रहमान साहब की भी एक ट्वीट का हवाला दिया गया था कि जिसमें इमरान खान यहूदी एजेंट कहा उन्होंने। भाई यहूदी एजेंट वाली तो तकरीर बड़ी मशहूर तकरीर है, यहूदी एजेंट। और ये बार बार वो कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट भी उनका मतलब यहूदी एजेंट है। क्या है ऐसे मैं बोल के बताती हूँ, मैं ठीक बोल रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं। क्यों ऐसे वो अंदर की जो
जो है ना वो इस तरह अलग है। अच्छा, खैर एनीवे ये सीरियस खबर है और इसको सीरियस ही नोयत में अमेरिकी हुकूमत क्या कह रही है भाई? यहूदी एजेंट करार दिया था फजलुर रहमान साहब ने। अब अमेरिकी हुकूमत की सालाना रिपोर्ट में मजहबी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। अच्छा, अब इस पे जो है वो जैसे भारत के बारे में कोई बात आती है तो भारत कहता है भाई अपने काम से काम रखो। अभी तो वो G20 करवा रहे हैं श्रीनगर में, कश्मीर के हवाले से बहुत सारी। वो अगर कहता है अपने काम से काम रखो तो वो कोई ठीक काम नहीं कर रहा, नहीं गलती कर रहा हूँ कि वो तो मानता नहीं है। हमारी पोजीशन ऐसी हो, हम भी नहीं मानते आजकल, तो हम भी नहीं मान रहे, हम भी अपने ही मन मौजी चल रहे हैं। मानते हम भी किसी की नहीं है। हम तब मानते हैं जब हमें कोई डॉलर शॉलर आ रहे होते हैं, कोई इस किस्म की कोई गेम होती है तो हम फिर मान जाते हैं कि चलो भाई ठीक है। गेम से याद आया भाई, अगली खबर आपको गेम की दे देता हूँ। बेहतरीन गेम हो गया है। गेम से मतलब ये कि वो जो लिस्ट आई है, यानी कि जो रेटिंग आई है, यानी कि जो लिस्टिंग आई है, यानी कि जो रैंकिंग आई है, क्या आई है? रैंकिंग, रेटिंग, लिस्टिंग वगैरह वगैरह। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग है जी, और उस वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम नंबर 1 पर है। पहली पोजीशन उनकी बरकरार है, और पहली पोजीशन बरकरार होने की वजह उनकी ज़बरदस्त, उनकी शानदार कारकर्दगी है। वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 है, और फ़खर जमान वो नंबर 3 पर है, इमामुल हक चौथे नंबर पर है। मतलब पाकिस्तान माशाल्लाह 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 डोमिनेट कर रहा है इस डोमेन में। और जो भारत के जो साबिक कप्तान हैं विराट कोहली, जिनसे जाहिर है वो जो भी क्रिकेट देखने वाले लोग हैं वो सब उनके गेम के मद्दाह हैं, वो एक दर्जा उनकी तनज़्ज़ुल हुई है और वो 8वें नंबर पर आ गए हैं बेचारे। तो भारती जो है वो ज़रा परेशान है। अच्छा, बॉलर्स की जो रैंकिंग है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जॉश हैज़लवुड जो है उनका पहला नंबर है और वो बरकरार है पहला नंबर, लेकिन शाहिन अफरीदी साहब वो 10वें नंबर पर हैं, टॉप 10 में हैं वो। और वनडे ऑलराउंडर्स रैंकिंग में फिर बांग्लादेश की जो शकीबुल हसन है वो पहले नंबर पर बरकरार है अभी जी। तो ये दिस इज़ समथिंग के जो कि इंटरेस्टिंग है, और हम आगे बात भी करेंगे क्रिकेट के हवाले से। बड़ी जो है वो खबरें आ रही हैं। सुना है एशिया कप इंग्लैंड मुंतकिल हो रहा है। सोचे तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं इधर-उधर मुंतकिल हो रहा है? सोचे एशिया कप, एशिया कप इंग्लैंड। इससे तो भाई एशिया कप की तौहीन तो ना करो, ऐसे तो बांग्लादेश में करा लो यार। मतलब क्या है ऐसी, क्या ठीक है हमसे बड़ा तुम लोगों को बुखार है, तुम लोगों को हमसे बड़ी तकलीफ है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है तुम लोगों के, पहले बाथरूम जाओ शाबाश, और फिर तुम लोग कुछ सोचो, दिमाग से काम लो। एशिया कप को किसी एशिया के मुल्क में कराना होता है, मतलब इधर नहीं है, हमारी तरफ से तजवीज़ गई है। वही कह रही हूँ उन्हीं को कह रही हूँ कि उनको तो चलो तकलीफ थी, लेकिन हमारी तरफ से जो सिलसिला हुआ है वो अब हम भी तो वो है ना, बादशाह लोग हैं भाई सानू की, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम भी इसी किस्म के हैं लोग। शाहिद अफरीदी तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को भी जाना चाहिए, भारत में हो रहा है तो आप जाएं, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस से अपनी दुनिया को जवाब देना है, परफॉर्मेंस से दो भाई, खेलो जीतो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, एंड दैट्स इट। चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, लेकिन ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल मामला बहुत सारे हैं। खैर शाहिद अफरीदी साहब ज़ाहिर है बड़े ज़बरदस्त उनकी हमेशा से भारत में परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो और भारत के जो तमाम लोग हैं जो क्रिकेट देखने जानने वाले हैं वो बड़ा डरते थे शाहिद अफरीदी कि भाई वो इनिंग खेलने के लिए आ गया है, वो क्रीज पर आ गया है, तो बस अब कुछ तो वो डर गए ना। अब शाहिद अफरीदी को ये नहीं समझ आ रही कि वो डर गए हैं, तो दुनिया को भी पता है कि हम कैसा खेलते हैं, कुछ चीज़ों पे तो स्टैंड होता है। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह टीम भी बड़ी ज़बरदस्त। मुझे तो इस चीज़ पे नहीं है उनसे अग्रीमेंट के, कुछ चीज़ों पे होता है स्टैंड। आप पहले टेबल पे आएँ, आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें, उसके बाद ये गेम शेम और ये सब मामला करें, क्योंकि इस चीज़ में ना कभी उन्होंने हमें वेलकम किया था और ना कभी वो हमें वेलकम करेंगे। इसी तरह ये वही बात हो गई कि हमारा आर्टिस्ट जो है वो उधर से निकाला जाए और हम उसको कहें नहीं यार तू जाके उधर फिल्म करके आ, ताकि दुनिया को तेरी परफॉर्मेंस पता लगे, उस आर्टिस्ट को फिल्म करके आ ताकि दुनिया को तेरी परफॉर्मेंस पता लगे, एक्टिंग की स्किल पता चले। तो अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट की गेम हो जाएगी, ये वाली आर्टिस्ट की अगर बात होगी, तो हम उसको लानता नहीं करेंगे ना कि तुम्हें वो निकाल रहा है और तुम फिर अंदर चले गए हो, उनमें घुस गए हो। तो ये कुछ चीजें स्टैंड्स की होती हैं और दुनिया को आपने ये दिखाना होता है कि नहीं भाई तुम लोग बिल्कुल आप टेबल पे आएं, उसके बाद गेम्स भी खुलें, उसके बाद स्पोर्ट्स भी खुलें, कोई इनकार तो उससे नहीं कर रहा। हमने तो कभी इस तरह की कोई बाकी गेम्स की टीमें तो आती जाती रहती हैं सबकी, क्रिकेट में तो एक जंग है ना, क्रिकेट एक अलग लेवल की जंग है। एक जंग होती है वो गोलो मार्टर्स वाली, एक है ये बल्ले और बैट वाली, ये बल्ले और बॉल वाली। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं, बताते हैं जी दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो आप जानती हैं उसके बारे में। बिल्कुल। और उसे सर करना जाहिर है तमाम कोपैमाओं का ऐसा ख्वाब होता है कि जिसकी जो ताबीर होती है वो बहुत ही सख्त जान अफराद को नसीब होती है। और कोपैमाई में पाकिस्तानी ख़वातीन हम सब जानते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त जोश व खरोश से
हिस्सा लेती हैं। और नायला कियानी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। वो इस चोटी को सर करने वाली दूसरी खातून को पैमा है और इससे कबल 2013 में समीना बेग ये कारनामा सर अंजाम दे चुकी हैं और अब हुकूमत पाकिस्तान ने नायला कियानी को इस कारनामे पर सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया है। वेरी और एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का जो मीडिया विंग है उसके मुताबिक इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और बड़ा अच्छा इकदाम है ये वज़ीर-ए-आज़म का, जिसमें ख़वातीन को पैमाओं की बड़ी हौसला अफजाई होगी। वैसे ही हमारे यहाँ पे ये जो स्पोर्ट है, मतलब जो कोपैमाई है, मुझे वैसे समझ में नहीं आता अब, और इतना मुश्किल स्पोर्ट, इतनी सख्त, मतलब हम तो आम एक हाइक पे जान का खतरा अलग है बिल्कुल। और हम एक आम से पहाड़ पे हाइक पे जाते हैं, इधर तो ट्रेल 3, ट्रेल 4, 5 है, उधर ही आधी रह जाती है आपकी जान। तो ये तो कितने दिन और अपना वजन उठाया हुआ है और मतलब मौसम बड़ा सख्त है, आपको पता कुछ नहीं है कि आपने कितनी देर में ऊपर कहाँ पहुंचना है। मौसम वो फिर ब्लिजर्ड जो है वो आ जाए या कुछ इस तरह का मामला हो जाए, तो ये तो अच्छा, सर करने के बाद नीचे आ रहे हैं, उसमें भी खतरात अलग है। बिल्कुल। तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं है, बस ये आप दुआ करते रहे और ये ऊपर जाते रहे, नीचे आते रहे, ये है मामला। और हमने देखा भी है कि कितनी अमवात भी इस हवाले से हुई हैं। तो लेकिन फिर भी जो ये काम करते हैं वो बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं जी। तो नायला कियानी साहिबा को कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो उनको हमारी तरफ से, और इसी तरीके से वो कामयाबियां हासिल करती रहें और पाकिस्तान का झंडा बड़ी से बड़ी जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर लहराती रहें और दुनिया में लहराती रहें जी। बिल्कुल। और पाकिस्तान का झंडा, खैर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो भी लहराती रहती है और वो भी ज़ाहिर है जब खेलते हैं तो वो ये बताते हैं, उनकी बड़ा प्रोफेशनल तरीके की एक गेम होती है ख़वातीन क्रिकेट टीम की। लेकिन उसी हवाले से एक खबर आपको अहम दे दें कि जो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार हैं, उनकी वालिदा जो हैं वो इंतकाल कर गई और उनके लिए ज़ाहिर है उनकी फैमिली के लिए एक मुश्किल वक्त है। ख़ानदानी ज़राए का कहना ये था कि निदा डार की वालदा गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद दलील थी और ख़ानदानी ज़राए ने यह भी बताया कि निदा डार की जो वालदा हैं उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जो है वो अदा की जाएगी। तो अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में निदा डार को और बिल्कुल फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए। बहुत ज़ाहिर है वालिदैन सबसे अहम हस्ती होते हैं हमारी दुनिया की, जो ज़िंदगी है उसके अंदर हम सब अपने वालिदैन से जुड़े हुए होते हैं, हमारे वालिदैन का किरदार होता है हमारी कामयाबी में। दुनिया की हर चीज़ रिप्लेसेबल है, हर चीज़ और हर रिश्ता रिप्लेसेबल है, लेकिन ये जो दो रिश्ते हैं ये आपके रिप्लेसेबल नहीं, ये इनकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, ये इनका नेमल बदल कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और इनके मुंह से आपके लिए दुआ निकलेगी तो वो उसमें खुलूस होगा इनको आप। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनके बारे में आप डाउट भी नहीं कर सकते कि शायद ये मेरी तरक्की नहीं चाहता, शायद वो होता है ना, आप कभी दोस्त है, इवन दोस्तों में भी आपस में ये हो जाता है कि तुम मेरी तरक्की से जल गए हो इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो। आपके माँ बाप आपको कोई मशवरा देंगे तो हो ही नहीं सकता कि उसमें उनकी नेक नीयत शामिल होगी। बिल्कुल। तो ये है जी, हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं उनके लिए। और एक और खबर भी, एक बड़ा खतरनाक मामला हुआ और वो खतरनाक मामला कुछ इस मतलब मौत से बचे हैं 2 लोग, और वो है कौन, एक आपने वाकया सबसे मशहूर वाकया कि जिसमें एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी के पीछे फोटोग्राफर्स लगे हुए थे, तस्वीरें खींचनी थी जी। बिल्कुल। और उसमें क्या हुआ था, और उसमें एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उनकी डेथ हुई। और डायना की जो मौत है उसको आज तक सारी दुनिया नहीं भूली है और बहुत सारे लोग तो उसे बाकायदा तौर पर कत्ल करार देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा जी बिल्कुल। अच्छा, अब इस वक्त भी जो फ्रीलांस फोटोग्राफी है वो पापाराजीज तस्वीर खींचने के लिए उस पर पीछा कर रहे थे। अब पापाराजीज हमारे यहाँ पे शुक्र है ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे वो उनकी जगह नहीं है ना, गुंजाइश। हम एंकर पर्सन्स ने सारी तस्वीरें कहाँ खींचते हैं नहीं, हम तो कैप्चर की हुई है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर हुई है कि हमारे यहाँ सहाफ़ी अगर पहले 25 थे तो अब वो 50 हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे अगर आपको नज़र नहीं आते तो फिर सोशल मीडिया के डिफरेंट पेजेस पर, डिफरेंट चैनल्स पर वो आपको रिपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। बहुत जगहों पर जहाँ पर बड़े बड़े सहाफ़ी नहीं जा सकते वहाँ पर वो छोटे नए यंग रिपोर्टर्स हैं वो जाते हैं और वो अपने यूट्यूब्स के लिए और चैनल्स वगैरह के लिए रिपोर्टिंग जैसे भारत में पापाराजीज बहुत ज़्यादा है। अक्सर आप देखते हैं फिल्मी अदाकारों और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के पीछे लगे हुए होते हैं हर जगह पर। तो अभी वो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, वो आलिया भट्ट जो है उनकी अदाकारा वो एक जगह गई तो वो पापाराजी सारे वहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो एक पापाराजी जो है वो अपनी वालिदा के साथ था वहाँ पर। तो उसने आलिया भट्ट ने उससे कहा कि ये आपका बेटा जो है ना ये बहुत तंग करता है हर वक्त तस्वीरें किस तरह से। तो फिर वो उसकी वालिदा से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन ये कि वो एक ज़िंदगी को अनकम्फर्टेबल बनाते हैं। अब वाकया क्या हुआ है, शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन, हैरी
हैरी, उर्दू में हेरी लिखा होता है ना, हाँ, हेरा फेरी, हैरी। तो हैरी और उनकी जो अहलिया है मेगन, उनके साथ इस तरह का एक खतरनाक वाकया होते होते रह गया। ये दोनों और मेगन की जो वालिदा है वो न्यूयॉर्क में एक तकरीब से वापस आ रहे थे। फोटोग्राफर्स उनकी गाड़ी का पीछा करने लग गए और शहजादा हैरी की जो गाड़ी है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने रफ्तार तेज़ कर दी और ये सिलसिला जो पीछा करने का था ये 2 घंटे तक चलता रहा। तो बाकायदा पूरी लॉन्ग ड्राइव जी, पूरी लॉन्ग, मतलब यहाँ से आप दूसरे शहर पहुँच जाए। 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और इस दौरान तेज़ रफ्तारी की वजह से शहजादे की जो गाड़ी है वो दूसरी गाड़ियों और पैदल चलने वाले अफराद से टकराते कई मरतबा बची। ताहम किसी खौफनाक हादसे को छूते बगैर ये लोग वापस फिर अपनी जो मंजिल थी उस पर पहुंच गए। और इस दौरान पीछा करने वाले जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने कई जगह सिग्नल तोड़े, फुटपाथ पर गाड़ियां चलाते रहे और रुकावटें तोड़ते रहे। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब हैरी ने भी जाहिर है उनसे ही बच रहे हैं ना, तो उतनी उससे ज्यादा ही स्पीड रखी होगी गाड़ी। वो तस्वीरें भी बनाते रहे, ये भी होता रहा। तो वो एक ही दफा खड़े होकर भाई 2 तस्वीरें खिंचवा बना लो, इतना क्या तुम लोगों का। अच्छा, मजे की बात ये है कि बस कभी कभी जिद हो जाती है फिर कि तुमने बनाना है, तुम लोग बाज नहीं आ रहे हो तो मैं भी तुम लोगों को फोटो का एक इंस्टेंस भी जो है वो नहीं दूंगा। इंटरेस्टिंग चीज ये जो सवाल मेरे जहन में आया कि क्या हैरी को चालान हुआ होगा? वहाँ तो ट्रैफिक टिकट्स की बड़ी जबरदस्त वो है, लॉ है, वायलेशन। क्या आपने भी एंगल निकाला है? तो मैं ये पूछना चाह रही, देखिए कानून वो जो कहते हैं ना, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। एक मैं उस पे एक अलग डायरेक्शन दे रहा था, आपने एक अलग डायरेक्शन दी, नई जहत दी आपने तो स्टोरी की। वाह, मैं बहुत सारी आपकी मैं आपके इसी बात पे आपके लिए 2 लाइनें। अच्छा, क्या आपके लिए 2 लाइनें? इरशाद। ये ले, ये 2 लाइनें आपके लिए। ये 2 लाइनें आपके लिए, यही 2 लाइनें आपके लिए भाई। ये मैं याद रखूंगी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में 2 लाइनें एनलार्ज करा के घर में लगाऊंगी कि अवैस ने मुझे 2 लाइनें डेडिकेट की थी। तो है ना, 2 लाइनें नहीं है, आप बताएं। बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल 100% सच है ये, बिल्कुल ये 2 लाइनें। अच्छा, एक और वाकया उसकी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये तो हादसा होते होते बच गया, लेकिन एक हादसा हुआ अफ्रीकी मुल्क है मलावी। वहाँ पर एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। उसमें एक बच्चा हलाक हुआ है, 23 अफराद लापता हैं। मलावी का है दरियाए शायर, उसमें वो जो चप्पू से चलने वाली कश्तियाँ होती हैं वो कश्ती जा रही थी पड़ोसी मुल्क है मोज़म्बिक वहाँ पर, और अचानक एक दरियाई घोड़ा, वो क्या वो हिप्पोपोटामस वो नुमादार हुआ और कश्ती से उसने अपने आप को टकराया और इस टकराव के नतीजे में कश्ती उलट गई। उसमें सवार अफराद बेचारे सब दरिया की नज़र हो गए। 37 अफराद उसमें सवार थे और उसमें से 13 अफराद को मौके पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो अहलकार थे उन्होंने बचा लिया और बाकी अफराद अभी तक लापता हैं। तलाश उनकी जारी है, लेकिन ये कि 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं इस वाक़े को, तो उम्मीद ये है कि मतलब इम्कान ये है कि उनकी ज़िंदगी के बचने का इम्कान तो खैर बहुत ही कम है। दरियाए शायर में पहले भी बहुत सारे हादसा हुए हैं और इस इलाके में जो ये हिप्पोज हैं बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कई बार इलाके के लोग हुकूमत से मुतालबा भी कर चुके हैं कि भाई इन जानवरों को वहाँ से मुंतकिल किया जाए, क्योंकि आवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सिलसिला हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक वाकया जो है वो इस तरह का आया है सामने भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और बाकी वो ट्विटर के क्या आपने मामला बताए? बिल्कुल, ट्विटर के वाकयात ये हैं कि ट्विटर के मेरी ट्विटर टीचर है नाजरीन। हाँ, मैं इनकी ट्विटर टीचर हूँ और मैं उस पे इनके लिए 2 लाइनें जो हैं वो डेडिकेट करूंगी। ऐसे ये वो जैसे वो नोट फेंकते हैं ना, तो मैं ऐसे अवैस को 2 लाइनें डेडिकेट करूंगी ट्विटर पे। उसमें हुआ ये है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाहिर है वक्तन फ़वक्तन अपने अपडेट्स जारी करते रहते हैं, आपस में उनका मुकाबला चलता रहता है, अपनी ऐप को वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ट्विटर और अपने सार्फिन को माइल करने के लिए नए फीचर्स भी मुतारिफ कराते हैं। अब सोशल मीडिया ऐप्स में जो ट्विटर है वो मकबूलियत की एक उरूज पर तो है ही। इलॉन मस्क ने कल किसी को शायद वो CEO बनाया, बिल्कुल खातून है बिल्कुल। तो इलॉन भाई इस पे तो हम अलग से बैठेंगे और आपको भी मैं 2 लाइनें जो है वो डेडिकेट करूंगी। बिल्कुल। अच्छा, खैर अब लिंडा याकरिनो है जी, ये बेसिकली जो कि खातून है जिनको उन्होंने CEO बनाया है। और ये खातून जो है बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी जबरदस्त बहुत काबिल खातून है। ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत काबिल खवातीन है, मतलब आप ठीक है, इस पे हम अलग बैठेंगे। अच्छा, मीडिया ऐप 4 लाख फॉलोअर भी हैं उनके ट्विटर पे। पीछे रह गई है बस, फिर गेम खत्म हो गई उनकी गेम। 2 लाइनें आपके लिए।
अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वीडियो का जो शोभा है ट्विटर का, उसमें नए फीचर्स मुहैया करने की तरफ जो है तवज्जो दिलाई गई है। और ट्विटर पहले ही ब्लू टिक वाले सारिफीन को तवील दौरानिया की वीडियोस अपलोड करने की सहूलत फराहम करता है। पहले जिनके पास या ब्लू टिक की सहूलत नहीं थी वो 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते थे, और उसके अलावा जो ब्लू टिक वाले सारिफीन थे वो लंबी वीडियोज़ भी लगा सकते थे। अब तमाम सारिफीन को वीडियो की जो स्पीड है कम या ज़्यादा करने की ऑप्शन दी जा रही है, और ये वही ऑप्शन है जो कि यूट्यूब पहले ही सारिफीन को दे चुका है, यानी कि वो मल्टीप्लाई बाय 2 वो 0.25 या इस तरह से ना, बिल्कुल। तो वीडियो के मजीद फीचर्स भी आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, और नए फीचर्स आते रहते हैं। खैर ट्विटर पे एक तो अब नई CEO बनी है, अब इन पे देखते हैं कि जिम्मेदारियां हैं भारी, और इन्होंने काफी हद तक परसेप्शन भी जरा ठीक करनी है। परसेप्शन बिल्कुल सही करनी है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो इलॉन ने तो आके उसकी जई तई फेर दी है। इलॉन के लिए भी 2 लाइन है और मरियम साहिबा के लिए भी 2 लाइन है, बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की धरती ने जहांगीर खान साहब और जांशेर खान जैसे स्क्वॉश के बड़े खिलाड़ियों को जन्म दिया, और अब उनकी जो जलाई हुई मशल है उसको नई नस्ल ने थाम लिया है और उसकी रोशनी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुशाइन बात यह है कि इस मशल को थामने वालों में ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है, और वो इस मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। नई नस्ल की स्क्वॉश प्लेयर्स में महानूर अली और सहरिश अली 2 बड़े मारूफ नाम हैं। महानूर अली जो है उन्होंने गुज़श्ता बरस दिसंबर में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने का एजाज़ हासिल किया। इस साल वो पहली पाकिस्तानी लड़की बन गई है जिन्होंने ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। और सहरिश अली की बात की जाए तो पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया हुआ है। अब उनका अगला कदम है इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेना, लेकिन वो ये जीना चढ़ नहीं पा रही हैं, और अगर ये लड़कियां बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा न ले सकें तो पाकिस्तान में जो स्क्वॉश के खेल को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। अब स्क्वॉश के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में ये दोनों खिलाड़ी क्यों हिस्सा नहीं ले सक रही हैं और इनकी कहानी क्या है, ये इन्हीं दोनों से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश और महानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी माँ, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सहरिश। आप दोनों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और आप दोनों एक एशिया की नंबर 1 एक पाकिस्तान की नंबर 1 माशाल्लाह। तो अब ये बताइए कि आप लोगों की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और आप दोनों ने कब स्क्वॉश खेलना शुरू किया था? मैं अंडर 15 नेशनल नंबर 1 हूँ, और 2 साल पहले स्क्वॉश स्टार्ट किया था। मैं जो है तो अंडर 11 एशिया नंबर 1 हूँ, जैसे कि मैं मलेशिया में जीती हूँ, और वो मेरा फर्स्ट इवेंट था फॉरेन का, तो वो मेरा बहुत अच्छा गुजरा। फिर ब्रिटिश जूनियर में मुझे चांस मिला जिसमें पहली लड़की थी पाकिस्तान की जो गई, और मैंने वहाँ पे क्वार्टर फाइनल खेला। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब और सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि कौन कौन सी उम्रों से आप लोगों ने आगाज किया था स्क्वॉश का? मैंने जो है तो बहुत छोटी उम्र में 9 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। तो मैं ऐसी जाती थी, मतलब मैं इतना नहीं खेलती थी, मतलब बॉल मारना भी मुझे नहीं आता था। लेकिन फिर जब मेरी बड़ी बहन जो है तो मैं विश वो टाइटल्स देने लगी, तो मेरा शौक़ बहुत बढ़ा, तो मैं मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे कोचेस, मेरे पापा मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे थे, और आज मैं यहाँ हूँ। मैंने 10 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, और आप दोनों मैंने महविश और मानूर को देख कर स्टार्ट किया था। मेरा इतना शौक नहीं था, लेकिन अच्छा, मेरा इतना शौक नहीं था, लेकिन दोनों को जब मैंने देखा, अगर मुकाबला होता है तो फिर कौन जीतता है? क्लोज मैच जाता है, लेकिन मानूर जीतती है। हमारा बहुत टफ मैच जाता है। अच्छा, और आप लोगों की तीसरी बहन भी खेलती हैं? हाँ बिल्कुल, तीसरी बहन भी स्क्वॉश खेलती हैं, उनके टाइम बड़ी बहन खेलती है महविश अली। वो जो है तो जूनियर 19 नंबर 1 है, और अभी रिसेंटली वो सीनियर जीती है, मतलब पाकिस्तान नंबर 2 हो गई है अभी। तो ये तीनों आप बहनें जो हैं वो एक ही रास्ते पे चल रही हैं,
आपको कोचिंग कौन करता है, और ये आप तीनों को आपके वालिदैन एक ही लाइन में लेकर आए हैं, ये उनकी कोई स्ट्रेटजी थी या आपका शौक था? नहीं, तो हमें फिटनेस के लिए लाए थे। पहले बाबा जो है तो मेरे भाई को और मेरी बहन को पड़ी, तो फिर मैं आई, फिर सारिश आई, तो अभी हम लोग शौक पड़ गया, तो फिर हम लोग पेशावर से यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ पे जो है तो जेके स्क्वॉश एकेडमी, जो अदनान सर हैं प्रेसिडेंट, उनने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें वहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलती है, बाबा का भी बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, और बस हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत ही तो सब कुछ होती है। कराची में हमारी बहुत अच्छी कोचिंग हो रही है। हाँ, मेहनत पीछे सब कुछ होता है। जी बताएं। अच्छा, आप लोगों की ज़रा ट्रेनिंग का शेड्यूल और पढ़ाई का शेड्यूल भी ज़रा हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी होनी है समर वेकेशंस। बिल्कुल। और वो समर वेकेशन में बेहतरीन जो है ना, वो मेहनत करके अपने मोबाइल फ़ोन्स पर गेम खेलेंगे, बहुत मेहनत करके वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बस वक्त ज़ाया करेंगे। बात ये कि तो आप लोगों का शेड्यूल क्या होता है, पढ़ाई का भी और खेल का भी? हम लोग सुबह उठते सीधा स्क्वॉश चले जाते हैं, नाश्ता करके स्क्वॉश चले जाते हैं, फिर हम लोग 12-1 बजे तक खेलते रहते हैं, फिर दोबारा घर आ जाते हैं, नाश्ता करते हैं, रेस्ट करते हैं 5 बजे तक, फिर 5:30 हम दोबारा चले जाते हैं। हम लोग जब वापस घर आते हैं और जो रेस्ट टाइम होता है उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, तो अच्छा, ट्रेनिंग आप लोग पहले ही ऑनलाइन वाले हैं, बहुत बिल्कुल ठीक ज़रूरी है, दोनों को एक साथ ले चलना पड़ता है, वैसे मुश्किल है। हाँ, ट्रेनिंग भी मिस नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, डेडिकेशन आप दोनों की बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स द गेम ऑल्सो और टुवर्ड्स पढ़ाई ऑल्सो। आप लोगों ने दोनों चीजों को साथ लेके चलने का भी एक दिखाया है हमारे बच्चों को, वरना वो कहते हैं हम खेल रहे हैं ना, गेम में बहुत अच्छे हैं, पढ़ के क्या करना, तो ये भी आप लोग बता रहे हैं। लेकिन अब जरा उस इशू पे आते हैं जिसकी वजह से आप लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और बहुत से और खिलाड़ी भी परेशान हैं कि बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में आप लोग नहीं जा सक रहे, हिस्सा नहीं ले सक रहे। उसकी वजह हम चाहेंगे कि ज़रा आप हमारी ऑडियंस को बताएं। वो तो वजह ये है कि पहले तो मेहनत करें, ख़ुद को एक मकाम पे लाए, तो फिर जो तो आपको बाहर टूर्स के लिए जाया जाता है। जब आप कैपेबल होते हैं, आपको मतलब हो सकता है कि आप जीत जाए। मैं भी वैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे ख़ुद पे यकीन था कि इंशाल्लाह ये टाइटल तो मैं लूँगी। मैं वैसे थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि पहली बार था, मैं कहीं दूसरे मुल्क जा रही हूँ भी टूर्नामेंट खेलने, तो मेरे साथ मेरे कोच थे जो अदनान सर ने जो है तो हमें भेजा था वहाँ पे। तो किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी मुझसे, लेकिन फिर जब मैं फाइनल तक पहुँची और सबको 3 स्टेट मैंने हराया हर एक मैच में, तो मलेशियंस को, जापानीज़ को, तो सारे हैरान थे कि मतलब ये बच्ची कुछ कर सकती है। तो फिर जब मैं फाइनल जीती तो हर जगह मतलब पाकिस्तान में एक शोर टाइप था कि छोटी सी बच्ची अंडर 11 की पहली गर्ल्स का टाइटल मैंने लिया। इससे पहले शायद किसी ने नहीं लिया था। और फिर पहली लड़की ब्रिटिश जूनियर जाने के लिए वहाँ पे मैंने क्वार्टर फाइनल खेला। वैसे वो मैं नेशनल टीम के साथ गई थी और मतलब वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बस चले ठीक ही था। लेकिन जो मेहनत थी बस वो मेरी मलेशिया में काम आई। सही है। तो अब फंडिंग के क्या इश्यूज हैं? अब आप लोग आगे नहीं खेलने जा सकते, फंड्स का प्रॉब्लम है कोई? जी फेडरेशन वाली लड़कियों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, जो रैंक में नंबर 1 लड़कियां उनको भेजे, तो फिर हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। हमें एक चांस दे, अगर कोई प्रोग्रेस मिली तो फिर बाकी भी लड़कियों को ले जाए। देने में चांस तो देना नहीं है, आप लोगों ने तो प्रूव कर दिया है। ज़्यादा सपोर्ट को देना होता है जो पहली दफा खेल रहे होते हैं। तो आप लोग तो वैसे ही नंबर 1 की लड़कों पोजीशन को ज्यादा में हैं। प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब आप लोगों का जो मसला है वो हल कैसे हो सकता है? अगर हमें फेडरेशन सपोर्ट करे, फेडरेशन एसोसिएशन वो तो करती हैं, तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। हर एक टूर्स पर हमें भेजे, मलेशियन जूनियर, एशियन जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, सबके लिए हमें भेजे, जैसे सारे लड़कों को भेजते हैं। तो फिर वैसे अच्छा होगा। अभी तो हम लोग जा रहे हैं,
एशियन जूनियर खेलने और फेडरेशन की तरफ से चाइना में। इंशाल्लाह ये चांस हम नहीं मिस करेंगे और प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान में लड़कियां भी आगे जा सकती हैं। चलो लड़कियां तो आगे जा चुकी हैं, आगे जा चुकी हैं, आपने ये बात प्रूव कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो कितना मजीद आगे जा सकती हैं, दुनिया में कितना आगे वो जाकर अपने आप को, अब आपने एशियन नंबर 1 का तो रिकॉर्ड का जो टाइटल है वो तो हासिल कर लिया है, अब इंशाल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 बनना है आपको। और उस चीज़ के लिए जितनी भी, एक तो मेहनत आपकी तरफ से है और दूसरा सपोर्ट फेडरेशंस की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, स्पॉन्सर्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, इन सब की तरफ से सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट हमारी आपके साथ मौजूद है। बिल्कुल। और वो जो फंडिंग का प्रॉब्लम है वो हम जरा नाजरीन को थोड़ा और क्लेरिफाई कर दें कि नूरैना शम्स भी पाकिस्तान की एक बड़ी मायनाज स्क्वॉश प्लेयर हैं और उन्होंने अपने कुछ दिन पहले अकाउंट ट्विटर से ट्वीट की थी कि मैंने फलां कोई उनका भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला था, उसमें अपनी कागजात जमा कराए और अब मैं वो विड्रॉ कर रही हूँ इस बुनियाद पर कि मेरे पास फंडिंग नहीं है और मुझे स्पॉन्सर जो है वो नहीं मिल रहा। तो हमारे बहुत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि जाकर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चूंकि पैसे नहीं हैं, फंडिंग नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं हैं और इन गेम्स को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं मिलती, तो फिर इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है और ये टैलेंट ज़ाया नहीं होना चाहिए। मानूर, सहरिश, आप लोगों के आइडियल प्लेयर्स कौन से हैं? मेरे आइडियल प्लेयर तो हमजा खान और वैसे जो अच्छा खेलते हैं वही टॉप के प्लेयर हैं। लड़कियों में इजिप्शियंस जो खेलती हैं वर्ल्ड के रैंकिंग में जो टॉप पे जा रही हैं, तो उनकी गेम बहुत पसंद है, उनकी तरह आमिना उर्फी बनना है। आमिना उर्फी आइडल है। ओके, जबरदस्त, वेरी गुड जी, जबरदस्त। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सहरिश और मानूर। आप लोग जिस तरीके से देखें, कोई हम अभी नायला के आने की बात कर रहे थे, बिल्कुल, अब ये दोनों सहरिश और मानूर हमारे सामने मौजूद हैं। एक एक मिसाल ऐसी है पाकिस्तान की कि जो बताएगी कि हाँ, मैं वो ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी सा, की ये एक बार कहा था। बहुत शुक्रिया मानूर और सहरिश, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब एक छोटा सा गीत आपको सुनवाते हैं, बड़ा खूबसूरत गीत है, बड़ी मशहूर ये गज़ल है नासिर काज़मी साहब की। नूरजहां साहिबा ने गाया था इसको, नूरजहां साहिबा ने कमाल गाया था और उसके बाद फिर इसका एक रीमिक्स वर्जन, नया वर्जन जो है वो शफ़क़त अमानत अली ने गाया था। तो ज़रा वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसमें से कुछ बहुत आसान, क्योंकि नासिर काज़मी छोटी बहर के शायर थे, बहुत आसान अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, तो उनकी शायरी और उसमें कुछ ऐसे एक दो अल्फाज हैं जो आप सुनेंगे, आप कहेंगे हाँ ये भी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं करते। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। अब इसमें देखें बहुत सादा सा एक लफ्ज़ है सबब। बिल्कुल सबब, और हम क्या कहते हैं? वजह, रीजन। एक हमारा अंग्रेजी, हम तो खैर वो बाइलिंगुअल होने के क्या रीजन है भाई, जरा बताइएगा क्या रीजन क्या है? हाँ, तो लेकिन ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, सबब। इसके सबब, इस सबब। अब ये सबब का जो लफ्ज़ है, ये अगर हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करें तो हमारी गुफ्तगू कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, लोग भी इम्प्रेस होते हैं जब आप उर्दू के अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे जो कहते हैं ओह अच्छा, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मुझे तो, या वो आप उनके सामने उर्दू में कोई चीज़ लिखें ना, तहरीर लिखें, तो अब आपकी देख के कहेंगे तुम्हें उर्दू लिखनी आती है, जैसे बड़े कोई हमने कोई मतलब इधर ही पैदा हुए हैं भाई, आप भी इधर ही पैदा हुए हैं, कोशिश करें आपको भी आती ही होगी जी। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। कमाल शेर है भाई। अजब, ये भी एक हम अजीब नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वजन के लिए अजब, एक अजब सी बात ये जो है उसमें। अच्छा, फिर एक और लफ्ज़ है, ये भी बड़ा आम लफ्ज़ है लेकिन हम इसे नहीं इस्तेमाल करते। इसमें एक शेर है कि तेरा भूला हुआ नहीं, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। वो जो शब के वक्त तूने वादा किया था, अब शब ये शब जो है बिल्कुल हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रात। हाँ, अच्छा, रात करते हैं हमारे घर में, खैर शब का जो वर्ड है वो जरूर इस्तेमाल होता है शब बखैर के लिए। और वो एक बाकायदा आदत है जो बच्चों में है, बिल्कुल वो जाके ना सब बड़ों से मिला के रात को जो है फिर सोते हैं। और ये पता नहीं आदत कैसे पड़ी, लेकिन बस पड़ गई। लेकिन शब बखैर सिर्फ वहीं तक रह जाता है जहां तक आप किसी को गुड नाइट या चलो तुम्हारी रात जो है वो खैर से गुजरे, बस इधर तक है। उसके अलावा हम रात का लफ्ज जितना आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उतना
शब्द नहीं करते हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर कई लोग नजर से गुजरे, फिर कई लोग नजर से गुजरे, फिर कोई शहरे तरब याद आया। हाँ, शहरे तरब जो है वो है सिटी ऑफ म्यूजिक, अच्छा, मौसीकी का शहर। तो ये भी देखें, तरब एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग लफ्ज है, शहरे तरब याद आया। तो बाज़ औक़ात बहुत खूबसूरत अल्फाज हमें शायरी पढ़ने में मिलते हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसी तरीके से आपके सामने लेकर आते रहेंगे रिमाइंडर्स, हाँ, याद दहानी करवाते रहेंगे, आपकी याददाश्त में ये चीज़ें ताज़ा करते रहेंगे। हमारी ज़बान है, खूबसूरत ज़बान है और इस ज़बान का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल। और ख़ासतौर पर मीडिया पर बैठे हुए लोगों को, बिल्कुल, टेलीविज़न पर बैठे हुए लोगों को, वरना हम ऐसे ही तो नहीं याद रखते ना। आज जितने वो बड़े बड़े जो हमारे लेजेंड्स थे, बिल्कुल, जो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को या कुरैशपुर साहब को या उबैदुल्ला बेग साहब को, यूँ ही तो वो लेजेंड्स नहीं कहलाए। ज़बान पर, बयान पर, मौजू पर उबूर हासिल था मुकम्मल उन्हें, बिल्कुल, वही चीज़ हमें चाहिए। तो ये है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। जी। और आगे हम कहाँ लेकर चलते हैं? आगे हम आपको यहाँ लेकर जा रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं जी, कौन हमें बताइएगा जरा। हमारे नुमाइंदे हैं ज़ीशान काका खेल। हाँ, वो एक बच्ची के साथ जो है, बच्ची बड़ी ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्ची है, आज लड़कियों के लिए डेडिकेट है ये प्रोग्राम। और वो क्या फन पारे बनाती है, क्या पेंटिंग्स करती है। जी बताइए जी काका खेल साहब। जी सुबह बखैर। आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिनका कोई उस्ताद ही नहीं है। बचपन ही में जो स्कूल की कॉपी होते हैं उस पर कभी सेब बना लिया, तो कभी घोड़ा और या कोई और जानवर, उसी से इन्होंने जो है इनमें ज़ौक़ पैदा हुआ कि आर्टिस्ट बन जाए। और अभी जो है 2nd ईयर तक पहुंच गई है ये आर्टिस्ट। न सिर्फ ऑयल पेंटिंग बल्कि पेंसिल आर्ट, क्राफ्टिंग और मुख्तलिफ जो है आर्ट के, उसमें इनको फ़न हासिल है। इस वक्त पुगमई हमारे साथ मौजूद है, इनसे आपको मिलवाते हैं, इनसे बात करते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैंने जो है मुख्तलिफ आर्ट के मीडियम्स पर काम किए हैं और मैंने जो है थीम अपना जो सेलेक्ट किया और जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ वो वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रंस के जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं हाईलाइट करती हूँ अपने पेंटिंग्स में। और मैंने जो है 300 से ज़्यादा जो है आर्ट वर्क या क्राफ्ट बनाए और मुझे जो है अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और वो मुझे इस काम में बहुत सपोर्ट करते हैं। आर्टिस्ट को चाहिए कि वो अपने काम में हमेशा एक मैसेज को शो करे या हाईलाइट करे और फ्यूचर में जो है मज़ीद काम करे ताकि अपने माशरे का भी नाम बुलंद करे और अपना भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनसे सुना कि इनका कोई उस्ताद नहीं है लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा। यही वजह है कि अब तक दर्जनों पेंट्स बना चुकी है और इनका मकसद यही है कि दुनिया भर में अपने पेंटिंग के ज़रिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। वाह जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अल्लाह आपको और तरक्की दे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। खेलों की दुनिया में क्या हंगामा आराई जारी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि मुशीर खेल हैं पंजाब के और उन्होंने बहुत सारे इक़दामात का ऐलान किया है। बड़े ज़बरदस्त ऐलानात हैं और अगर इन ऐलानात पर अमल हो जाता है तो वाकई पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है। मुशीर खेल पंजाब जनाब वहाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वहाब साहब, आपने वक्त निकाला और कुछ आपके ऐलानात हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं और एक एक करके हम उस पर आपसे डिटेल्स लेंगे ताकि आवाम को भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मेरा ख्याल है जो मैंने आपकी खबरों में सारी पढ़ी है वो है कुछ मेडिकल क्लिनिक है, कोई फर्स्ट एवर क्लिनिक जो कि स्पोर्ट्स क्लिनिक है, वो क्या है और वो कैसे एथलीट्स के लिए मददगार साबित होगा? देखिए, ये जो फर्स्ट क्लिनिक जिसकी हम बात कर रहे हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की, इसमें बेसिकली हमारा एग्रीमेंट है कुछ डॉक्टर्स के साथ और वो डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड होंगे और उसमें हम ये फैसिलिटेट करेंगे कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जिनको इंजरीज हो जाती हैं, जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो उनके लिए एक ये रीहैब सेंटर है जिसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स होंगे
और वो डॉक्टर्स जो है वो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देखेंगे, और उनकी रिहैब अगर उनको चाहिए या उनको किसी और चीज़ की फैसिलिटी चाहिए होगी तो दे विल बी लुकिंग आफ्टर इट। वेरी गुड जी, जबरदस्त। और ये सब फ्री होगा? जी देखिए बिल्कुल फ्री होगा। बेसिकली दिस इज अ सेंटर व्हिच बिलोंग्स टू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, तो उसमें क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे डॉक्टर्स को रखा है और वो जो है वो हमें जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी रिहैब, आपको पता है काफ़ी इंजरीज हो जाती है प्लेयर्स को खेलते हुए, कभी किसी को कोई कमर की तकलीफ, किसी को शोल्डर में पेन, किसी को एंकल ट्विस्ट वगैरह हो जाए, तो उसके लिए आपको बाद एज अ प्लेयर आपको एक रिहैब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो रिहैब प्रोसेस के लिए आपके पास अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। सो वी विल हैव डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, और वो फिर हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको देखेंगे और फिर वो उनका रिहैब वगैरह और जिस तरीके से भी उनको तैयारी की ज़रूरत होगी कि वो वापस अपनी गेम में आए और गेम को स्टार्ट करें, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम जी। अच्छा, और कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी आपने ऐलान किया है? देखिए स्कॉलरशिप्स का हमने ऐलान इस तरीके से किया है कि आपको पता है अभी जो सुल्तान गेम्स थी तो हमारे जो वज़ीर आला हैं उन्होंने क्या कहते हैं अनाउंसमेंट किया था 20 लड़कों को स्टाइपन, और ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि हम लोग पंजाब बोर्ड जो है वो स्टाइपन्स जो है उन्होंने अनाउंस किए हैं। और इसी तरीके से जो हमारा आगे प्लान है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज़ को बढ़ने के लिए हमारे पास वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। सो इस दफ़ा जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि हम स्पोर्ट्समैन को जो है वो हम लोग हेल्प आउट करें डिफरेंट चीज़ों में। और देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो शायद कुछ ऑलरेडी जो है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में हैं और वो अंडर देम है और उनको उनकी जॉब्स लगी हुई हैं, सो उनकी सैलरी वगैरह आती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो बेचारे जॉबलेस हैं, क्योंकि जो पीछे कुछ अरसा गुजरा उसमें जितनी भी स्पोर्ट्स थी उनको बंद करवा दिया गया था। सो अब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा बुनियादी हक है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। तो पंजाब को ओन करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वो इज्जत देनी पड़ेगी उन स्पोर्ट्समैन को। और ऑब्वियसली आप जितने मर्जी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बट फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी मच कि आपका फाइनेंशियल जो एक एरिया है वो आपका कवर रहना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करें कि जी हम 300 बच्चों को जो है वो ऑन बोर्ड करें और उनके साथ जो है हम उनकी मेडिकल भी फ्री करें, प्लस हम लोग कोशिश करें कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम लोग पर मंथ के हिसाब से जो है वो हम लोग उनको पे करें और वो हमारे अंडर हो, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो। और अगर उनको कुछ कहीं बाहर आना जाना हो, कोई इंटरनेशनल इवेंट हो, तो हम लोग उसमें भी उसको सपोर्ट कर सकें। अच्छा, अब आपने हॉकी के हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव्स का आगाज़ किया है। आपने गुज़िश्ता दिनों कुछ हॉकी प्लेयर से मुलाकात भी की थी, और उस खेल का रिवाइवल ज़ाहिर है हमारा कौमी खेल है, लेकिन दर्जा उसे कौमी खेल का वैसे नाम की हद तक तो है उसके पास, लेकिन तवज्जो उसके ऊपर हमारी तरफ से दी नहीं जाती इतनी। देखिए बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा फुकदान देखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो क्रिकेट है, और हॉकी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया प्लेयर्स को भी और हॉकी को भी। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगा या जितना मैंने असेस किया कि आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो जो है ना वो फेडरेशंस हो गई या स्पोर्ट्समैन हो गए या ओलंपियंस हो गए, उनका आपस में एक बहुत बड़ी ड्रिफ्ट है, और वो जो ड्रिफ्ट है ना उसकी वजह से जो सफ़र कर रहे हैं ना वो प्लेयर सफ़र कर रहे हैं। सो मेरा मोटिव ये है कि हम आके हॉकी को रिवाइव करें। हॉकी के प्लेयर्स, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान को मिले हैं, बड़े ओलंपियंस पाकिस्तान ने पैदा किए हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं हम लोग, हॉकी में वर्ल्ड चैंपियंस हैं हम लोग। सो मेरा है कि हम लोग इस तरफ आए जिधर हम अपनी हॉकी को भी हम लोग जो है वो स्टेबल करें, और उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें काम जो है वो करना पड़ेगा। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं, और जिस तरह मैं ये बिलीव करता हूँ कि आजकल जो दौर है वो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, और अगर हम अपनी जितनी भी चीज़ें उनको ज़्यादातर प्राइवेटाइज कर ले और कंपनीज, बैंक्स और ये लोग अगर ओन करना शुरू कर दें तो हमारे काफ़ी मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। सो अभी हम ये भी कोशिश करें कि जो हमारा नेशनल हॉकी स्टेडियम है, हमारी 1-2 कंपनीज हैं उनसे बात चल रही है कि हम लोग उनके साथ वो प्राइवेटाइजेशन में हम उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जिधर हम उनको जो हॉकी स्टेडियम है वो उनको दे दिया जाए कुछ अरसे के लिए, लाइक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और उसके बदले वो क्या करें कि वो हमें एटलीस्ट हॉकी के 3 से 4 टूर्नामेंट्स दें,
जिस तरह हमने रमज़ान गेम्स में, जिसका एटलीस्ट जो विनिंग इंसेंटिव्स हो वो कम से कम विनिंग का 30 लाख और लूजिंग का वो कम से कम 20 लाख रुपया हो। और उससे ये होगा कि देखिए जब एक साल में अगर आपके 3 या 4 टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं और वो टूर्नामेंट्स बच्चे खेलते तो वो ऑटोमेटिकली एक तो इंटरेस्ट बच्चों का बढ़ेगा कि यार ठीक है कि अब इसमें इंसेंटिव्स आना शुरू हो गए, पैसा आना शुरू हो गया। और जब पैसा आता है तो अट्रैक्शन ऑलरेडी बढ़ जाती है। पैसा किसी भी चीज़ में हो तो उसकी अट्रैक्शन होती है। सो उसमें क्या होगा कि अगर आपके प्लेयर्स को 3 से 4 अच्छे टूर्नामेंट्स मिल जाते हैं नेशनल लेवल पे, तो मेरा ख्याल है उससे गेम में भी बेहतरी आएगी, खिलाड़ियों में भी बेहतरी आएगी, और फिर हम लोगों के लिए पाकिस्तान में प्लेयर्स प्रोड्यूस करना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम अपने पाकिस्तान टीम को प्लेयर्स प्रोड्यूस करें उसमें। सही है। तो भाव साहब, अब ये कितने अरसे का आप लोगों का प्लान है ये हॉकी का रिवाइवल? क्योंकि इसमें तो लग जाएगा कुछ टाइम। आप अगर नहीं होंगे ऑफिस में उस वक्त तो फिर कोई देखेगा आपके बाद आके, अगली हुकूमत किस तरह से इसको देखेगी, क्योंकि वो इंटरम सेटअप वाला मामला है। हमारे यहाँ तो वैसे भी होता है कि जो काम पिछले वाले ने किया है आगे वाले को हमेशा बुरा ही लगता है। आई थिंक आपने इस चीज़ को कवर कर दिया है, और बिल्कुल ऐसे ही है कि हो सकता है जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद कोई जो भी लोग आएंगे वो इसको टेक ओवर करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको इस तरह करते हैं कि हम लोग कोशिश करें कि कॉन्ट्रैक्ट या MOU साइन हो जाए। आई थिंक दैट इज सम लीगल बाइंडिंग, जो मेरा ख्याल है कोई भी आएगा बाद में ही हैज़ टू गो विद इट, क्योंकि आप किसी कंपनी को ऑन बोर्ड करेंगे सो दे नीड दैट एश्योरेंस, और अगर उनको एश्योरेंस मिल जाती है इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तो फिर जो है वो चीज़ें आपने देखा कि वो फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस हम ऐसी एक नई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं कि देखें इस एक साल में आपको ये नहीं पता कि आपके इवेंट्स क्या हैं। सो कोशिश यह है कि हम एक साल का कैलेंडर अनाउंस करें जो कि अगले 2-3 सालों के लिए रेगुलर कैलेंडर हो, जिसमें हर स्पोर्ट्समैन को पता हो कि यार मेरी जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, मुझे कौन से महीने में मेरा कंपटीशन आ रहा है, उसकी मुझे क्या तैयारी करनी है, उन कॉम्पिटिशन्स के क्या इनामात होंगे। हम हर एक चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली उस एक शेड्यूल में जारी करेंगे कि हम ये एक साल का शेड्यूल, कैलेंडर शेड्यूल जो है वो दे रहे हैं, ताकि लड़कों को पता हो कि उनको अचीव क्या करना है। अभी क्या है कि 40 गेम्स ऐसी हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और बाकी उसके अलावा हैं। तो बच्चों को यही नहीं पता कि साल में हमें कंपटीशन कितने खेलने हैं, उनको यही नहीं पता कि हमने तैयारी किस चीज़ की करनी है। सो बेसिकली द मोटिव है कि उनको पता होना चाहिए कि यार हाँ मेरा हर 2 महीने बाद या मेरा 4 महीने बाद या मेरे 6 महीने में 2 कंपटीशन है या 8 महीने में 2 कंपटीशन है, और वो कंपटीशन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है उनको देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को। सो दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग के वी बिल्ड अ स्ट्रक्चर। तो ये जिस तरह के आप मेजर्स ले रहे हैं ये वैसे हैं सारे अच्छे मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त मेजर्स हैं ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे ये लग रहा है कि आइंदा भी इस पोस्ट पर आने का और रहने का इरादा आपका है, कोई सियासत में आने का कोई मूड है? अच्छा, ये कॉल हमारी जो है वो ड्रॉप हो गई है। मैं इतना अच्छा कमेंट कर रहा था और कॉल ये होता है वक्त पर, ये होता है। अच्छा जी बाबा, मैं ये कह रहा था कि आपके जितने अच्छे इकदाम हैं स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी के लिए, तमाम खिलाड़ियों के लिए, मुझे लग रहा है आपका आने वाले दिनों में कोई प्रोग्राम है कि आप इलेक्शन लड़ें और फिर उसके बाद दोबारा से वजीर खेल बने, ऐसा कोई इरादा है? नहीं यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन वगैरह लड़ूं। इलेक्शन लड़ने में तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैं क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं तो मुझे पता है कि क्या कहते हैं हम किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। हमें देख के तो ऐसा लगता है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, हमें कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। हमने जैसे ही खेलना शुरू किया तो हर एक चीज़ हमारे पास थी। सो मतलब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा ये वाक़या शेयर करता हूँ कि मुझे लाहौर से खेलने जाना था और कराची में हमारा मैच था, तो हमारी ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही थी और हमारा सेमीफाइनल था, तो वी वर नॉट श्योर कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। खैर एट लास्ट रात 12 बजे की हमें फ़्लाइट्स हो गई, हमें फंडिंग मिल गई हमारी एसोसिएशन को, और जब हमारी फंडिंग मिली एसोसिएशन को सुबह 10 बजे जब मैच शुरू होना था तो हम 12 बजे की फ़्लाइट लेके 1 बजे की फ़्लाइट लेके 3 बजे पहुँच गए एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट। सो लोगों को ये रियलिटी नहीं पता कि हम लोग कराची एयरपोर्ट की जो ग्रीन बेल्ट है, जो फुटपाथ्स है, हम लोग उस पर सोए सुबह 8 बजे तक। और क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशन, हमारा जो एसोसिएशन थी वो अकोमोडेशन जो थी बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और हमने वो रात जब गुजारी फुटपाथ पे, कराची के फुटपाथ में गर्मियों में, और फिर वहाँ से कभी चूहे गुजरे कभी कोई गुजरा, तो हमने वो गुजारा और हमने मैच खेला। खैर इवेंचुअली हम लोग मैच हार गए और हमें वापस आना पड़ा। सो इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स है लाइफ में जिनसे हम गो थ्रू हैं, स्पेसिफिकली मैं गुजरा हूँ। सो मैंने ये चीज़ें देखी है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं।
अट्रैक्शन किस चीज की है, शौक जो एक इंसान को पैदा हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी अब आपसे पहले हम दो खिलाड़ियों से ही बात कर रहे थे, मानूर अली और सैरिश अली, जो कि स्क्वॉश खेलती हैं, वाह साहब, जो स्क्वॉश खेलती हैं, और उन्होंने कहा कि हमें फंडिंग के मसाइल हैं। अब आपकी एक स्टेटमेंट मैंने देखी थी जिसमें आपने कहा था कि इस आने वाले बजट में खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ होगा, तो थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का रिवील कर दें आप बजट आने से पहले ही हमारे प्रोग्राम में, आपको पता है जाहिर है कि उस बजट में क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो थोड़ा सा अगर आप बता दें कि इस बजट में खिलाड़ियों के लिए कौन-कौन से ऐसी मेजर्स हैं या वो एलोकेशंस हैं जो की जाएंगी। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने जो अभी आपको प्लान्स बताया, जिसमें मेडिकल का बताया, जिसमें हम 300 एथलीट्स को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, ये सारा is a part of what I want, और हमारी टीम क्या चाहती है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट कि हमारी टीम क्या करना चाह रही है। सो देखिए, बिल्कुल उसमें हम लोगों ने कोशिश करें कि हम लोग कुछ फंड्स रखें जिधर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो जाके एटलीस्ट कम्पीट कर सके, अपनी दुनिया में रैंकिंग बना सके, अपनी रिकग्नाइजेशन ले सके। सो बिल्कुल उस जो हम लोग बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह हम लोग कुछ कोटा इन चीज़ों के लिए भी रखेंगे कि जिधर अगर हमें प्लेयर्स को फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ी उनके एयर फेयर में, उनके अकोमोडेशन में, तो हम इंशाल्लाह वो भी ज़रूर करेंगे। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा दो और ऐसी अहम चीज़ों पर जो क्रिकेट की दुनिया पर इस वक्त जरा अजीब एक हंगामा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। एशिया कप कहाँ होगा, उसके हवाले से पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बात हो रही है कि जी एशिया कप को इंग्लैंड ले जाएं और थर्ड वेन्यू पर ले जाएं, आपका क्या ख्याल है कि क्या चीज़ इस मसले को हल कर सकती है? देखिए, ये टोटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। एशिया कप पाकिस्तान के में होना ज़रूर चाहिए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ मैचेस तो ज़रूर होने चाहिए एशिया कप के पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा इशू है, वो हम लोगों ने प्रूव किया है। जिस तरह हमारे पास इंग्लैंड आई है, न्यूजीलैंड आई है, ऑस्ट्रेलिया आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीछे कोई सिक्योरिटी वाइज कोई भी चीज़ जो है वो पीछे रह सकती है या रहनी चाहिए। और दूसरी जहाँ तक बात रह गई कहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये टोटल डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दे आर द बेटर जज। लेकिन कुछ मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान में ज़रूर होने चाहिए, और ये एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। कुछ मैचेस अगर हमें पाकिस्तान से बाहर खेलने पड़ते तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन खैर अब पता नहीं इधर दहशतगर्दी है, वो लोग भी आते हैं या नहीं आते। हम तो ये मंजन बेच रहे हैं पूरी दुनिया को कि दहशतगर्दी है, तो हमें तो अब ये प्रॉब्लम है कि हम तो लोगों को अपने आप को खुद ख़राब कर, वो अपनी कमीज़ उठा के हमारा ही पेट जो है उनको नज़र आ रहा है। खैर बहरहाल पूछना अब आपसे मैं ये चाहती हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर ये एशिया कप इंग्लैंड में होता है, और जाहिर है हमसे तो उन्होंने ले गए, वो एक प्रॉब्लम थी, क्या हमें जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए भारत? बिल्कुल जाना चाहिए हमें वर्ल्ड कप के लिए भारत। और मेरा ख्याल है इट्स अबाउट द वर्ल्ड कप, इट्स नॉट अबाउट के गोइंग टू इंडिया, इट्स अबाउट द वर्ल्ड कप एंड यू वांट टू बी द वर्ल्ड चैम्पियंस। उसकी एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है, उससे पाकिस्तान का मोराल और ज़्यादा बढ़ेगा, पाकिस्तान का स्टेटस और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप वर्ल्ड चैम्पियंस बन जाते हैं। सो यू नो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ इट कि आप लोगों को खेलना चाहिए, बल्कि वर्ल्ड चैम्पियंस बन के आना चाहिए ताकि आगे से कोई आपको इनकार ना कर सके। तो अब अगर हमारी टीम की कॉम्बिनेशन पर बात की जाए तो आपको लगता है कि हमारी ये टीम इस काबिल है कि हम जाकर वर्ल्ड कप में एक बड़ा ज़बरदस्त अपना जो है वो, मतलब वी कैन मेक इट टू द फाइनल फोर इंशाल्लाह? वी शुड मेक इट इन द फाइनल फोर। अगर रियलिस्टिकली बात करूँ तो ऑब्वियसली हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जिनके पास ये कमांड है वनडे क्रिकेट की। मोस्टली अगर हम देखें, क्योंकि T20 क्रिकेट खेली गई है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में, और वो जो T20 क्रिकेट है उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास लड़के भी आए हैं, टैलेंट भी आया, लेकिन वनडे क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट फॉर्मेट। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें बैटिंग में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो विजिलेंट होना पड़ेगा, आपको सिचुएशंस खेलनी पड़ेगी। सेम गोज़ टू द बॉलिंग एज वेल, विकेट टेकर बॉलर्स आपके पास होने चाहिए। सो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास इन अ शेप ऑफ शाहीन और हारिस, तो आपके पास दो आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं, और इसी तरीके से बाबर, इमाम और फ़खर के होते हुए यू हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा टॉप 3 पे भी डिपेंड हैवीली। तो बाकी मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे ज़रूरत है जिधर हमें कुछ स्पेसेस जो है वो फिल करनी है, लेकिन होपफुली ये लड़के हैं और इंशाल्लाह आई थिंक
टाइम कम है, बट आई थिंक जितने वनडे मैचेस खेलेंगे, अगर क्रिकेट नहीं भी हो रही तो मेरा ख्याल है कि एक कैंप होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 25-30 लड़के होने चाहिए और उनके आपस में कम से कम 10 से 15 मैचेस होने चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, ये डिमांड्स मोर स्टेमिना, मोर फोकस, मोर एनर्जी और मोर मतलब प्रेशर होल्डिंग सिचुएशंस है। तो आई थिंक अगर हम लोग कहीं खेलते हैं एशिया कप या एशिया कप से पहले अगर हमारी कोई वनडे सीरीज नहीं है तो ऐसा कैंप ज़रूर लगना चाहिए जिसमें लड़के आपस में ज़रूर खेलें, ताकि they should get used to of the conditions and probably 50 overs. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। निगरान वजीर खेल वहाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ बात करते हैं तौहीन पार्लिमान बिल की। तौहीन पार्लिमान यानी कि आप अगर पार्लिमान की तौहीन करेंगे तो सीधा सीधा आपको कोई ना कोई सज़ा सुना दी जाएगी। अब ये सज़ा सुनाएगा कौन, किस किस्म के चार्जेस हैं या किस किस्म की तौहीन है, किस किस्म के जुमले हैं जो कि तौहीन पार्लिमान के ज़ुमरे में लिए जाएंगे, और इस बिल में मज़ीद क्या लिखा है ये हम बात करेंगे। हमारे साथ राना मोहम्मद कासिम नून साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने को तो मुनहरिफ कारकुन है, रुकन है मेंबर कौमी असम्बली के, और इन्होंने ही इस बिल को कौमी असम्बली में पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर सके, ये बिल क्या कहता है सर? देखिए जी, ये पनिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से ये बिल नेशनल असेंबली ने पास, इसमें ये पिछले 50 साल से डेफिशिएंसीज थी। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उसके बाद कुछ सजा और जजा का जो अमल होता है हर इदारे में, तो उसका यहाँ पे वजूद नहीं था, जिससे ये पार्लियामेंट टूथलेस पार्लियामेंट थी। और आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी ये बिल एक्ट बन चुका है, पंजाब असम्बली में भी एग्जिस्ट करता है, सिंध असम्बली में भी करता है और बलूचिस्तान असम्बली में भी। लेकिन शोमिये किस्मत के ये इस पे हम जब ये देखते हैं कि नेशनल असम्बली में इसका वजूद ही नहीं था, सही है, तो इस पे खासी अरसे से काम हो रहा था। और हम समझते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद पार्लियामान की इज्जत, वकार, तौकीर में इजाफा होगा, पार्लियामेंट का तकद्दुस में इजाफा होगा। और उसमें ये जो बिल है, इसका मेन जो क्रक्स है वो ये है कि कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ, चाहे किसी मेंबर का, स्टैंडिंग कमेटी का या हाउस का, तो उस पर फिर एक मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है जो बिल्कुल आईनी तौर पे और लीगली तौर पे हम समझते हैं कि उसको देखा गया है। और इसमें हमने कंटेम्प्ट कमेटी का एक कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा। तो जो भी प्रिविलेज ब्रीच हुआ वो प्रिविलेज कमेटी में आएगा, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, उसके बाद वो रेफर करेगी प्रिविलेज कमेटी, ठीक, कंटेम्प्ट कमेटी को। राना साहब ये बताइए कि इस बिल का इतलाक जो है वो आम आवाम पर भी होगा या कोई खास सिर्फ जो है वो असेंबली मेंबरान पर और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन पर होगा? एनी पर्सन जी, जो नेशनल पर्सन है, लीगल टर्म है। और इसमें ये है कि जो विलफुली कमेटीज को या हाउस को एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कह लें या टेम्पर करेगा तो उसके खिलाफ ये कंटेम्प्ट तस्वुर की जाएगी, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज तस्वुर किया जाएगा। और उसके बाद फिर ये है कि ये कंटेम्प्ट कमेटी जो बनाई जा रही है, इट शैल बी कंसिस्टेड ऑन 5 मेंबर्स जी। ओके, सही है। एक मेंबर नेशनल असेंबली से स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, एक मेंबर जो ट्रेजरी बेंच से होगा, एक मेंबर नेशनल असेंबली लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन से होएगा और 2 सेनेट से मेंबर्स होंगे, एक सिमिलरली एक ट्रेजरी से और एक
अपोजिशन से। अच्छा, तो थोड़ा सा इसका एग्जांपल अगर है, हाँ, ये तौहीन की एग्जांपल जो है वो आम आदमी को इस तरह से नहीं समझ आएगी कि ब्रीच ऑफ फलाना या वायलेशन या इस तरह से। अगर आप कुछ एग्जांपल से बता सकें कि क्या इसमें जुमले भी होंगे कि किसी ने किसी के बारे में, और अच्छा, क्या अब ये तौहीन पार्लियामेंट बिल सिर्फ पार्लियामान के हवाले से किसी जुमले पे किसी शख्स पे लग सकता है, या पार्लियामान के किसी मेंबर के ऊपर आपने कोई बात की है, उस पर कोई इल्जाम लगाया है? जैसे सियासतदान आपस में एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, या मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने, आम आदमी ने कह दिया कि भाई ये तो असेंबली सही नहीं है, ये कोई ऐसा जुमला जो गैर पार्लियामानी जबान होती है जो कि पार्लियामान के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल कर रही है, क्या उसको भी ये जुमरे में लाया जाएगा कि वो भी तौहीन है पार्लियामान की? देखिए जी, ये बड़ा ब्रॉड बेस्ड है, इसमें एनी पर्सन मैंने अर्ज किया है, और उसमें जो एनी पर्सन होते हैं वो लीगल टर्म्स में नेचुरल पर्सन जिसको कहते हैं। इसमें यह है कि जो भी प्रिविलेज ब्रीच होता है, कोई रियासती इदारे करते हैं या आईनी इदारे करते हैं, तो उसके खिलाफ नेशनल असेंबली की कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। जी बिल्कुल। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस, उसमें जब प्रिविलेज मोशन आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट फंक्शनरीज या दूसरे जो रियासती इदारे हैं वो अवॉइड करते हैं आने से, जिससे कमेटीज का जो वर्किंग है वो मुतासर होती है। सही। जब तक कमेटी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, फंक्शनल नहीं होंगी, उस वक्त तक नेशनल असेंबली मौसर अंदाज में इफेक्टिव नहीं हो सकती। चलें सर, मिसाल के तौर पे राना तनवीर साहब ने कुछ दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ अल्फाज कहे थे जो कि ना हम प्रोग्राम में कह सकते हैं, और आई एम श्योर कि आप अपने घर में या हम में से कोई भी अपने घर में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक दूसरी जमात के लीडर के हवाले से उन्होंने वो बात की थी जिसपे कि सोशल मीडिया पे बड़ा शोर शराबा मचा। क्या वो जबान तौहीन पार्लियामान के जुमरे में आएगी? देखिए, जो भी उसके खिलाफ कंटेम्प्ट कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी में आएगा तो उसके खिलाफ तो हो सकता है कंटेम्प्ट, हाउस की कंटेम्प्ट के जुमरे में। ठीक है, यानी कि किसी ने अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मूव कर दी हैं और वो कमेटी में लेके अपनी पिटीशन चला गया है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा ही है? जी जी, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, कमेटी विल रेफर द मैटर एंड मोशन टू द कंटेम्प्ट कमेटी जो बनने जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब और उसके खिलाफ अपील है जी, उसके खिलाफ अपील है, फिर अपील का प्रोसेस भी। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड चेयरमैन सेनेट की सूरत में। अच्छा, अब सहाफती हलकों में भी कुछ लोगों की तरफ से ये बात मुझसे हो रही थी कि जो हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें ये था कि जी सहाफी भी अगर अपने प्रोग्राम में किसी तरीके से हुकूमत के किसी काम पर तनकीद करते हैं तो उस पर भी ये लागू हो सकता है क्या? हुकूमत की बात नहीं है, पार्लियामान की बात है जी, पार्लियामेंट की किसी ये कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल है जी। तो होगा लागू सर सहाफियों पे लागू होगा? अगर सहाफी कोई क्वेश्चन करते हैं या किसी चीज को गलत कहते हैं या उनके मुताबिक कोई चीज या कोई बिल या कोई एक्ट कोई बन रहा है वो या काम लागू होगा जी, सब पे लागू होगा। ठीक है। तो फ्रीडम कहाँ गई सर फिर हमारी? नहीं, फ्रीडम तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। अगर सवाल नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या कहाँ की फ्रीडम? देखें, गुजारिश ये है कि आप इसको दूसरे पैराए में ले रही हैं। फ्रीडम तो ऑलरेडी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, सब आईनी तौर पे प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये जो तौहीन है, किसी भी तहकीर है, तहजीक है जी, वो तो एक अलग चीज है ना। और वो जो इस किस्म के लफ्ज हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉली और ये वाली चीजें सारी, ये भी सब इस कमेटी में जा सकती हैं अगर कोई पिटीशन मूव कर दे? स्पीकर एक्सपंड कर देते हैं जी, स्पीकर को इख्तियार है जी। ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स कहीं भी हुए, स्पीकर साहब उसको एक्सपंड कर देते। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राना कासिम नून साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें तौहीन पार्लियामेंट बिल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अब बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब की तरफ हम जाते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनसे ज़रा इस चीज़ को समझते हैं कि एक तरफ हमने बात की तौहीन पार्लियामेंट की, अच्छा एक और मामला होता है वो होता है तौहीन अदालत का, वो क्या होती है और अवाम कैसे उससे बच सकते हैं, या जब आप
कोर्ट में जाते हैं, या कोर्ट में अगर आप नहीं जाते तो तौहीन अदालत कैसे हो जाती है, उसको भी जरा एक्सप्लेनेशन से हम समझ लें ताकि आसानी रहे। और आजकल तीसरी एक और टर्मिनोलॉजी बड़ी इस्तेमाल हो रही है, उसके बारे में भी लोग चमगोइयां कर रहे हैं। बजाय चमगोइयां करने के प्रॉपर तरीके से एक कानूनदान से हम चाहेंगे कि आप सुने कि ऑफिशियल आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो क्या है, क्या कहता है, किस किस पर ये तौहीन पार्लियामान या तौहीन अदालत इस किस्म के बिल जो है वो लागू होंगे और क्या इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और इसकी सजाएं क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। किस पे पहले बात करना चाहेंगे सर? योर कॉल। जिससे आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। आई एम अवेलेबल। चलें तौहीन पार्लियामान से शुरू कर लेते हैं फिर। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ये जो तौहीन पार्लियामान का जो आया है बिल। जी सॉरी। देखिए आपके ऑनरेबल गेस्ट से मुझे पता लगा, आई वांट टू डिस्क्लोज दैट मेरी नज़र से तौहीन पार्लियामान बिल नहीं गुजरा, लेकिन आइन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 66, असूली तौर पे आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज, ये तीन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को गारंटी करता है सबसे पहले। उसके बाद इन पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को इंश्योर करने के लिए एक कमिटी का भी जिक्र है कि जिसके तहत अगर कोई शख्स एविडेंस नहीं देता उस कमिटी के सामने और पेश नहीं होता तो उस शख्स के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, यह आइन में लिखा हुआ है। और उस कानून साजी के तहत ये पावर्स कोर्ट को होंगे, पार्लियामेंट को नहीं होंगे। कोर्ट को ये पावर्स होंगे कि किसी भी शख्स को किसी खास मुद्दत के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो मेरे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, मेरी नज़र में पार्लियामेंट के पास ये जो कंटेम्प्ट के पावर्स हैं स्पेसिफिकली डिफाइंड आर्टिकल 66 से वो निकलते हैं, जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज का जिक्र करती है। अब उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले दफ़ा हमने देखा भी है कि कई दफ़ा लास्ट टेन्योर में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी जब नैब के चेयरमैन को बुलाया गया तो उस ज़माने में ये था कि नैब के चेयरमैन को सवाल ये उठा कि क्या चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट्री कमेटी बुला सकती है या नहीं बुला सकती। तो उस ज़माने में इन्हीं पावर्स को इन्वोक करके आर्टिकल 66 के पावर्स को चेयरमैन नैब को बुलाया गया था, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैड सेंट अ नोटिस एंड ही डिड नॉट अपीयर, ही डिड नॉट इवन बॉदर टू रिस्पॉन्ड। सो उन्होंने फिर उनको बुलाया और ये पावर्स इन्वोक किए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो नया बिल आया है वो आर्टिकल 66 के तहत आया है, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज के तहत, या फिर ये पार्लियामेंट ने किसी और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के किसी और पावर को इन्वोक करके ये कंटेम्प्ट प्रोविजंस को इन्वोक किया है। बट आई वुड लाइक टू स्टेट माय दिस फैक्ट कि मेरे नजर से वो बिल गुजरा नहीं है। सो इट विल बी अनफेयर टू कमेंट ऑन व्हाट डज द बिल से। चलें तौहीन अदालत पे आते हैं। तौहीन अदालत का जो मामला है वो अक्सर हम सुनते भी रहते हैं खबरों में भी, और अक्सर औकात मतलब मैं भी एक मरतबा कोर्ट में गया तो मैंने देखा वो एक शख्स ज़रा हाथ उसका उसने कुर्सी पे रखा हुआ था, जैसे आम तौर पर वो बैठ जाते हैं ज़रा कैजुअली, तो उन्होंने कहा गया कि भाई ये तो तौहीन अदालत है, आप इस तरह नहीं बैठ सकते। तो अदालत के ऐसे क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो आवाम के लिए जानना ज़रूरी है, वरना उनकी तौहीन अदालत की वो जो है जुर्म हो जाएगा उनसे? देखिए, तौहीन अदालत का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका तहफ़्फ़ुज़ आइन खुद करता है, और उसके तहत फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बनाया गया। लेकिन जब आइन खुद आर्टिकल 204 ये कहता है कि कोर्ट की रिस्पेक्ट हम तमाम अफराद पे लाजिम है, ठीक है जी, ये तो आइन ने एक चीज गारंटी कर दी स्पेसिफिकली। अब रिस्पेक्ट पे आ जाते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, हो कैसे सकता है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस को आप अगर पढ़ें या फिर कॉमन लॉ में बाहर किसी मुल्क में भी आप देखें तो कंटेम्प्ट होता है अगर आप कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट के किसी ऑर्डर को डिसओबे करें, नंबर 1। इफ यू
डिसओबे एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट कहती है आपको स्टे हो गया, कोई ऑर्डर हो गया और आप उसकी कंप्लायंस नहीं करते तो कंटेम्प्ट हो जाता है। ये एक तरीका है स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेम्प्ट का। दूसरा, आप अगर कोर्ट या किसी जज को, क्योंकि जज भी कोर्ट का पार्ट है, उसको आप रिडिक्यूल करते हैं या उसके ओपिनियन को, क्रिटिसिज्म इज फाइन, क्रिटिसिज्म इज अलाउड, बट अगर आप किसी जज को पर्सनल अटैक्स करते हैं सच दैट कि वो जज या कोर्ट रिडिक्यूल होता है, ठीक है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के अंदर अगर आप किसी के साथ हाथापाई करते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। किसी जज के साथ अगर आप बदतमीजी करते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसमें पावर्स हैं। एक बात आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो है और लोग काफ़ी आपको सुनते हैं आपके मीडियम के थ्रू, ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कई, ये जजेस पे डिपेंड करता है। कई जजेस नरम गोशा होते हैं और वो कंटेम्प्ट के पावर्स को फोर्सफुली इस्तेमाल नहीं करते। और इंग्लैंड में देखा गया कि कई दफ़ा ये डिबेट थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो वर्सेस द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स, बिकॉज हर आदमी का ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी जजमेंट से अग्री नहीं करता तो वो उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर सके, मैं इस जजमेंट से इत्तेफाक नहीं करता। तो आपके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप या कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट से अग्री नहीं करता तो वो ओपनली कह सकता है कि आई इन माई पर्सनल ओपिनियन फील दैट दिस जजमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। ये उसका बुनियादी हक है, ये कंटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, सही ये सही, आप मैं क्लैरिफाई करना है। सही सही। अच्छा, साथ में ये भी बताते चले सर कि जो रिफ्यूजल है वो भी कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आता। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर आप ये कह दें कि भाई मुझे फला जज पर या फला जो डिसीजन मेकर हैं उनके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो वो रिक्यूज भी कर लेते हैं जज बहुत मर्तबा, तो उसको भी कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं लाया जाता। ऐसा ही है? ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके दो पहलू हैं। मैं आपको आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी इफ आई वर नॉट टू शेड लाइट ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट। ये सर वी गॉट 30 सेकंड्स, तो अगर थोड़ा सा जल्दी से। कई क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि वो खामखा में जज के सामने कहते हैं हमें आप पे एतबार नहीं है। ये जज का सवाबदीद है कि वो डिसाइड करता है कि मैं ये केस सुनूंगा या नहीं सुनूंगा, ये जज का सवाबदीद है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन उठाना इज नॉट कंटेम्प्ट। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बैरिस्टर शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सीईओ क्लब पाकिस्तान, ये क्या है और क्या काम करता है, और एक सीईओ बनने के लिए या एक लीडर बनने के लिए क्या खुसूसियात किसी इंसान में और नौजवान में होनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीईओ क्लब पाकिस्तान के फाउंडर जनाब इजाज़ नासिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइए, ये सीईओ इजाज़ निसार साहब, सर ये बताइए कि ये क्या सीईओ क्लब का कॉन्सेप्ट है और क्या करता है सीईओ क्लब? पहले तो आपको बुलाने का शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूँ, आपने 92 में आप आ गए, आपको बड़े साल से देख रहे हैं। सीईओ क्लब का बेसिकली जो बुनियादी फंक्शन है वो सीईओज़ की डेवलपमेंट है जी, उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट है, उनकी केस स्टडीज़ को लिखते हैं हम। 3 बुनियादी इसकी जो चीज़ें हैं, और किताब आती है टॉप 100 सीईओज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के सारे जो टॉप सीईओज़ हैं। हमारे पास होता क्या है कि हम सारे बोलने वाली कौम है, हर वक्त बोलते रहते हैं। यकीन जाने के जिन्होंने भी अदारों ने, कौमों ने तरक्की किया वो लिखते हैं, और जितनी भी बड़ी दुनिया में इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें केस स्टडीज़ लिखे जाते हैं कामयाब लोगों की। जबकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी ऐसा सीईओ नहीं है। मैं जब टाटा में इंडिया की मिसाल दे देता हूँ या दूसरे ममालिक की, वहाँ सीईओज़ की जो होती है ना वो किताबें लिखी जाती हैं, हर बड़े बंदे की होगी। आप कभी एक मुझे सीईओ की किताब दिखा दें जो आपको मिल जाए,
उसकी केस स्टडी, उसकी स्ट्रगल, उसकी पेन, उसका प्राइड। आपको पेन और प्राइड की स्टोरीज होती हैं जनाब बेसिकली, और केस स्टडीज़ हैं। पाकिस्तान की हर 20 ये जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, इसमें CEO क्लब की ये जो किताब है टॉप 100 CEOs, ये पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद सिर्फ किताब नहीं होती, हमारे पास पाकिस्तान का जैसे लम्स है, जैसे IBA कराची है, तो वैसे ही हमने लाहौर में CEO क्लब का एक मैनेजमेंट हाउस बनाया है, जहाँ हम CEOs की डेवलपमेंट करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं। क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर एक बंदा अगर जो CEO है, अगर आप उसको डेवलप कर दें, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में CEO समझते हैं क्योंकि मैं CEO बन गया हूँ तो मैं अब ट्रेनिंग से ऊपर चला गया हूँ, तो मुझे तरबियत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि CEO को किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखिए जी, जो CEO होता है ना जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो CEO को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सबसे पहले उसकी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है, जो ताज पहनता है उसको सर में दर्द होती है कि ये जो ताज है, ये जो क्राउन पहना है, ये कहाँ दर्द कर रहा है। हर किसी को नहीं पता होता। जैसे घर का बाप होता है, CEO भी ऑर्गेनाइजेशन का बाप होता है, उसको सारी पेन उसने इकट्ठी की होती है। लेकिन और मज़े की बात है कि CEO आर वेरी लोनली पर्सन। तो CEO बड़ा लोनली होता है, वो अपने दिल की बात कह भी नहीं सकता, दिल की बात शेयर भी नहीं कर सकता जी। हाँ। तो अब एक जवान को, अगर एक शख्स को CEO बनना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए? सबसे पहले तो जी जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि पंजाबी का एक लफ्ज़ है, सबसे बड़ा एक जो मैं समझूँ, बड़े ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जहाज़ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, CEO बनने के लिए, अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। ये किताबी अल्फाज हैं, विजन, मिशन, कोर वैल्यूज़ और टारगेट, ये सारे किताबी अल्फाज हैं। मैं कहता हूँ पंजाबी का एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, उसको कहते हैं चाका। यानी कि उसके अंदर एक करेज होना चाहिए, उसके अंदर हौसला होना चाहिए कि चाका उतार दे अपना। और जो कहते हैं ना कि ये जो सक्सेस होती है खौफ के दूसरी तरफ होती है। जब हम खौफ के अंदर रहते हैं, फियर के अंदर, तो उसके दूसरी तरफ जो होता है ना, जो बंदा चला जाता है, मैं उसकी एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ, 30 सेकंड्स की है। वो एक मैंडक्स होते हैं, फ्रॉक्स, तो वो इनका कंपटीशन होता है। वो इसके ऊपर एक समिट बना दी जाती है, एक बड़ा सा एक दीवार होती है, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया जाता है और कहते हैं जो उसकी एंड पे पहुँच जाएगा, एपेक्स पे, वो कामयाब ठहरेगा, उसको हम इनाम देंगे। अच्छा, सारे फ्रॉक शुरू हो जाते हैं और बाहर फैंस पे लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि तुम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है चढ़ना, क्योंकि उसमें इतनी ऑयल लगा होता है कि हर बंद ऊपर जाता है फ्रॉक और नीचे गिर जाता है। एक जो होता है ना कोई सर फिरा सा फ्रॉक, वो ऊपर ना पीक पे पहुंच जाता है, समिट पे, तो सारे उसको एक जर्नलिस्ट आके मंगल साहब आप जैसा दोस्त आके उसे इंटरव्यू करता है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है जनाब CEO साहब, आपने तो सब पीछे छोड़ दिया, आप ऊपर चले गए। कहता है जी पहली बात तो यह कि मुझे सुनाई नहीं देता। जो बंदा चारों तरफ से जो आवाजें आती है कि तुम नहीं कर सकते, तो आप वो ये बताएं, वो सुनते ही नहीं है जी उसको। हाँ, करने का एक जज्बा, हौसला होना चाहिए, वो असल चीज है। अब आपका जो असल सवाल है उसकी तरफ, उसकी भी आ जाता हूं। शुक्रिया अदा करेंगे आपका। तीन पॉइंट्स बता देता हूं जाते जाते, हमारा आखिरी 30 सेकंड रह गए सर। 30 पॉइंट्स है। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है किसी भी CEO बनने के लिए चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग है जी। सबसे बड़ा कुव्वत फैसला। हम सारी जिंदगी दूसरों के कंधों पे रख के चलाते हैं। सेकंड चीज होती है आपका सुगन। परफेक्ट, ठीक है। वो इकबाल ने कहा था, ये सारी चीज़ों को समेट देता हूँ, बात खत्म करता हूँ कि निगे बुलंद, सुगन दिल नवाज और जान पुरसोज, यही का रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो दीज आर द 3 इंग्रेडिएंट्स फॉर टू बिकम अ CEO। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पर डिटेल में भी इंशाल्लाह बात करेंगे आपके साथ। इस्लामाबाद में जब आप लाएं तो आपको बुलाएंगे हम अपने शो में। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।